14 जून को 22वें लॉ कमीशन ने एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी पर विचार विमर्श की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। इसके तहत आम लोगों, संस्थानों और धार्मिक संगठनों से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राय मांगी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए पहला सियासी कदम उठा लिया है। वहीं लॉ कमीशन की अपील पर कांग्रेस ने कहा है कि 2018 में 21वें लॉ कमीशन ने कहा है कि देश में अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है। ऐसे में 2024 से चुनाव पहला लॉ कमीशन की अपील राजनीति से प्रेरित है। आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? क्या इस पर देश भर में बहस क्यों छिड़ी हुई है? क्या है कानून बन पाएगा कि नहीं? इस वीडियो में 10 सवाल के जरिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आज हम जानेंगे। नमस्कार, मैं साक्षी चौहान और आप देख रहे हैं नजर टुडे। सवाल नंबर 1, यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर क्या है? आमतौर पर किसी भी देश में 2 तरह के कानून होते हैं। पहला क्रिमिनल कानून और दूसरा सिविल कानून। क्रिमिनल कानून में चोरी, लूट, मारपीट, हत्या जैसे आपराधिक मामलों में सुनवाई की जाती है। इसमें सभी धर्मों या समुदाय के लिए एक तरह की कोर्ट प्रोसेस और सजा का प्रावधान होता है। यानी कत्ल हिंदू ने किया है या मुस्लिम ने, या इस पर अपराध में जान गंवाने वाला हिंदू था या मुस्लिम, इस बात से एफआईआर, सुनवाई और सजा में कोई अंतर नहीं होता है। सिविल कानून में सजा दिलवाने के बजाय सेटलमेंट, मुआवजा पर जोर दिया जाता है। मसलन 2 लोगों के बीच प्रॉपर्टी का विवाद हो, किसी ने आपकी बेइज्जती कर मानहानि का केस दर्ज किया हो, या पति पत्नी के बीच कोई मसला हो, या किसी पब्लिक प्लेस की प्रॉपर्टी का विवाद हो, ऐसे मामले में कोर्ट सेटलमेंट करता है, पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलवाता है। सिविल कानूनों में परंपरा, रीति रिवाज और सांस्कृतिक पर खास भूमिका होती है। शादी ब्याह और संपत्ति से जुड़ा मामला सिविल कानून के अंदर आता है। भारत में अलग अलग धर्मों में शादी, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में रीति रिवाज, संस्कृति और परंपराओं का खास महत्व है। इसी के आधार पर धर्म या समुदाय विशेष के अलग अलग कानून भी है। यही वजह है कि इस तरह के कानून को हम पर्सनल लॉ भी कहते हैं। जैसे मुस्लिमों में शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है, वहीं हिंदुओं की शादी और हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए होती है। इसी तरह ईसाई और सिखों के लिए अलग पर्सनल लॉ है। इधर यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाने की मांग की जा रही है। यानी भारत में रहने वाला हर नागरिक के लिए निजी मामलों में एक समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। जैसे पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम में पुरुष 4 शादियां कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी का करना अपराध है। अब चलिए चलते सवाल नंबर 2 कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के 10 चैप्टर में कौन कौन सी बातें लिखी हैं। भारत में सिविल कोड से जुड़े कानून आसान बनाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को 10 हिस्से यानी 10 चैप्टर में बांटा गया है। इसमें इस तरह के नियम और कानून हैं। चैप्टर 1, शादी की उम्र को लेकर नियम। चैप्टर 2, तलाक के आधार से जुड़े नियम। चैप्टर 3, तलाक से जुड़े प्रोसीजर के नियम। चैप्टर 4, मेंटेनेंस तय करने का आधार। चैप्टर 5, मेंटेनेंस देने का प्रोसीजर। चैप्टर 6, गोद लेने का आधार। चैप्टर 7, गोद लेने का प्रोसीजर। चैप्टर 8, उत्तराधिकार और विरासत का नियम। चैप्टर 9, पति और पत्नी की संख्या। चैप्टर 10, परिवार से नियोजन से जुड़ा नियम। सवाल नंबर 3, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा सबसे पहले कब उठा? 1835 में ब्रिटिश सरकार ने एक रिपोर्ट पेश की। इसमें क्राइम, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर देश भर में एक समान कानून बनाने की बात कही गई। 1840 में इसे लागू भी कर दिया गया, लेकिन धर्म के आधार पर हिंदुओं और मुसलमानों ने एक पर्सनल लॉ को अलग रखा गया। बस यहीं से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की जाने लगी। 1941 में BN राव कमेटी बनी। इसमें हिंदुओं के लिए कॉमन सिविल कोड बनाने की बात कही। आज़ादी के बाद 1948 में पहली बार संविधान सभा के सामने हिंदू कोड बिल पेश किया गया। इसका मकसद हिंदू महिलाओं को बाल विवाह, सती प्रथा, घूंघट प्रथा जैसे गलत रिवाजों को आज़ादी दिलाने की थी।
जनसंघ नेता श्याम प्रसाद मुखर्जी, करपात्री महाराज समेत कई नेताओं ने इसका विरोध किया। उस वक्त इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। 10 अगस्त 1951 को भीमराव अंबेडकर ने पत्र लिखकर नेहरू पर दबाव बनाया तो वह इसके लिए तैयार हो गए। हालांकि राजेंद्र प्रसाद ने समेत पार्टी के आधे से ज्यादा सांसदों ने उनका विरोध कर दिया। आखिरकार नेहरू को झुकना पड़ा। इसके बाद 1955 और 1956 में नेहरू ने इस कानून को 4 हिस्सों में बांटकर संसद में पास करा दिया। जो कानून बने वह इस तरह से थे: हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सेक्शन एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। अब हिंदू महिलाओं को तलाक, दूसरी जाति में विवाह, संपत्ति का अधिकार, लड़कियों को गोद लेने का अधिकार मिल गया। पुरुषों को एक से ज्यादा शादी करने पर रोक लगा दी गई। महिलाओं को तलाक के बाद मेंटेनेंस का अधिकार मिल गया। राजेंद्र प्रसाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी और दूसरे नेताओं का कहना था कि जब महिलाओं के हक के लिए कानून बनाना है तो सिर्फ हिंदू महिलाओं के लिए ही क्यों, सभी धर्मों की महिलाओं के लिए एक समान कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है। अब आते हैं सवाल नंबर 4 पे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हमेशा से इतना विरोध क्यों किया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे ज्यादा विरोध अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं। उनका कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 25 में सभी नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए शादी ब्याह और परंपराओं से जुड़े मामले में सभी पर समान कानून थोपना संविधान के खिलाफ है। मुस्लिम जानकारों के मुताबिक शरिया कानून में 1400 साल पुराना है। यह कानून कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर आधारित है, लिहाजा यह उनकी आस्था का विशेष है। मुस्लिम की चिंता है कि 1947 के बाद उन्हें धार्मिक आज़ादी धीरे धीरे उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल नंबर 5 ये है कि देश के संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहा गया है। इसके जवाब में यह बताया जाता है, संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधित इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य देश भर में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने का प्रयास करेगा। हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व सरकारों के लिए एक गाइड की तरह है। इनमें संविधान या उद्देश्य बताए गए हैं जिन्हें हासिल करने के लिए सरकारों को काम करना होता है। अब सवाल नंबर 6, नवंबर 2022 में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर किरोड़ी लाल मीणा ने जो बिल पेश किया उसे प्राइवेट बिल क्यों कहते हैं, चलिए इसका भी जानते हैं। राज्यसभा या लोकसभा में 2 तरह से कोई बिल पेश किया जा सकता है, एक सरकारी बिल और यानी कि पब्लिक, दूसरा प्राइवेट मेंबर बिल। सरकारी बिल सरकार का कोई मंत्री पेश कर सकता है, यह सरकार के एजेंडे में शामिल होता है, जबकि प्राइवेट मेंबर बिल सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी मेंबर जो मंत्री नहीं हो वो भी पेश कर सकता है, भले ही वह सत्ताधारी पार्टी का सदस्य हो। यही वजह है कि नवंबर 2022 में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने इस बिल को प्राइवेट मेंबर बिल कहा गया था। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 पे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्राइवेट बिल पेश करने का प्रोसेस और मायने क्या है। सरकारी बिल किसी भी दिन सदन में पेश किया जा सकता है, जबकि प्राइवेट मेंबर बिल शुक्रवार को ही पेश किया जाता है। इसे पेश करने से पहले सांसद को प्राइवेट मेंबर बिल का ड्राफ्ट तैयार करना होता है। उन्हें कम से कम 1 महीने की नोटिस सदन सचिवालय को देना होता है। सदन सचिवालय जांच करता है कि बिल संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं। जांच के बाद वह इस लिस्ट पे करता है। प्राइवेट बिल को मंजूर करना है या खारिज करना है, फैसला लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन के पास होता है। बिल मंजूर हो जाने के बाद सदन में उस चर्चा होती है, उसके बाद उस पर वोटिंग होती है। अगर बिल दोनों सदनों में बहुमत रूप से पास हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद बिल कानून बन जाता है। 1952 के बाद अब तक हजारों प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए हैं। इनमें से सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर बिल ही कानून के रूप में लिए जा चुके हैं।
सुप्रीम कोर्ट आपराधिक अपीलीय क्षेत्र अधिकार का विस्तार है। विधेयक 1968 आखिर प्राइवेट मेंबर बिल था जो 1970 में कानून बना। इसके बाद कोई भी प्राइवेट बिल दोनों सदनों से पास नहीं हो सका। 16वीं लोकसभा यानी 2014-19 के बीच पे 999 प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस किए गए, लेकिन चर्चा सिर्फ 10% बिल पर हो सके। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 पे कि किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी सांसद है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, फिर इस विधेयक को प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में क्यों पेश किया गया? सरकार ने इस बिल के जरिए एक तरह से लिटमस टेस्ट किया था, क्योंकि इसे लागू कराना आसान नहीं है। लोगों को लगता है कि इससे सिर्फ अल्पसंख्यक प्रभावी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें हिंदू भी प्रभावित हो सकते हैं, उनकी तरफ से भी विरोध हो सकता है। इसलिए सरकार बिल को लेकर बाकी पार्टियों का स्टैंड, देश का मूड और साधु संतों का मूड जानना चाहती है। इसके पीछे कानून और राजनीतिक दोनों ही पहलू हैं। भले ही बीजेपी शासित राज्य से लागू करने की बात कर रही है, लेकिन इसे स्टेट लेवल पर लागू करना मुमकिन नहीं है। ये जब भी लागू होगा केंद्र सरकार को लेवल पर ही लागू होगा और उसके लिए इस लागू करना आसान नहीं होगा। वह चाहती है कि कोई इसका विरोध करे, विवादित कमेंट करे, ताकि आने वाले चुनाव में इससे बड़े लेवल पर मुद्दा बनाया जा सके। दरअसल CAA और NRC पर सरकार घिर गई थी। दिल्ली सहित कुछ शहरों में दंगे भी हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना पड़ा कि हम अभी NRC लागू नहीं कर रहे हैं। अगर सरकार खुद बिल लेकर आती है तो विवाद और विरोध के बीच में दोनों सदनों से बिल पास कराना उसके लिए नाक का सवाल हो जाता है। इसलिए बीजेपी सांसद ने इसे प्राइवेट बिल के रूप में पेश किया था, ताकि बिल पास ना भी हो तो सरकार के किरकिरी नहीं होगी। चलिए बढ़ते सवाल नंबर 9 पे। बीजेपी का यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर क्या स्टैंड है? बीते दिनों एक इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जब से हमारी पार्टी बनी है तब से यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा मुद्दा रहा है। इसी वजह से श्याम प्रसाद मुखर्जी ने उद्योग मंत्री के पद से इस्तीफा देकर भारतीय जनसंघ का स्थापना की थी। ये भी घोषणा पत्र ऐसा नहीं है जिसमें हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात ना की हो। पंथ निरपेक्ष देश के कानून के आधार धर्म नहीं हो सकता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा है कि जब भी अनुकूलता हो देश के विधानमंडलों और सांसदों को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। एक दूसरे इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अध्यक्षता में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का एक पैनल बना है। दूसरे राज्य में भी इसका प्लान कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि कोई राज्य स्वयं ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देंगे। इसके बाद भी अगर 2024 तक ये लागू नहीं होता है तो वह उसे वापस सत्ता में लौटने के बाद इस देश भर में लागू कर देंगे। सदन के लास्ट सेशन के दौरान पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था, फिलहाल देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर सरकार का कोई प्लान नहीं है। हालांकि राज्य इसे लागू कर सकते हैं। संविधान के आर्टिकल 44 में तहत इसके लेकर कानून बनाने का अधिकार है। इसी महीने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी बनाने का भी ऐलान कर दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पिछले महीने संविधान दिवस के मौके पर कहा था कि कर्नाटक सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा था कि जिन प्रदेशों में समान नागरिक संहिता लागू करने का योजना पर काम हो रहा है उन्हें सुझाव ले रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 10, जो कि हमारा आखिरी सवाल है। दूसरे देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा कुछ क्या है? अभी देश में गोवा ही अकेला राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। 1961 में गोवा का भारत में विलय हुआ था। इसके बाद भी वहाँ ये कानून लागू रहा। अगर दूसरे देशों की बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर मुस्लिम देश शरिया लॉ के फॉलो करते हैं। पाकिस्तान, इराक, ईरान, यमन और सऊदी अरब जैसे देशों में सबके लिए एक ही कानून है। इजिप्ट, सिंगापुर, मलेशिया और श्रीलंका जैसे देशों में शरिया लॉ सिर्फ पर्सनल लॉ के रूप में लागू है। इजराइल में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग फैमिली लॉ है।
अमेरिका सहित ईसाई बहुल देशों में शादी, तलाक और संपत्ति से जुड़े मसलों के लिए सभी नागरिकों के लिए एक कॉमन लॉ है। हालांकि अमेरिका में ट्राइबल कम्युनिटी के लिए शादी और तलाक से जुड़े मामलों में छूट है। अब देखना ये होगा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है कि नहीं और इस पे कितना विवाद होता है। ऐसे ही तमाम जानकारी और खबरों के लिए देखते रहें नजर टुडे। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो ये ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।